हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भूपेंद्र कुमार। आप सभी को एमजीसी क्लासेस में स्वागत है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वह मौर्य सम्राट से लिया गया प्रश्न है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही शानदार। जितने भी अभी तक एग्ज़ाम में 2010 से 2022 तक पूछा हुआ प्रश्न है, मैं उन सारे का आज एक ही चैप्टर से निचोड़ कर लाया हूँ फ्रेंड्स। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कर देंगे। सारे दोस्त लोग अपने अपने फ्रेंड्स के पास एक और वीडियो शेयर कर देना। तो चलिए, मैं एक एक प्रश्न को आप लोग के बीच में लेकर आया हूँ। तो चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न है वह है महाजनपद का अर्थ क्या होता है। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिया गया है कि कोई विशेष नगर, कोई विशेष क्षेत्र, अच्छा देश या अच्छा राजा। फ्रेंड्स, मैंने पढ़ाया हुआ है ऑफलाइन क्लास में कि महाजनपद का अर्थ क्या होता है। महाजनपद का अर्थ वो स्थान होता है जहाँ पे कोई विशेष जगह होती है, विशेष क्षेत्र होते हैं। तो इज राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एक का आंसर। और फ्रेंड्स, तुम लोग जितने भी देख रहे हो वीडियो को, उसे अंत में 70 प्रश्न लाया हूँ। तो 70 प्रश्न में से तुम कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारा इतना आया सर। और वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे। वीडियो को शेयर कर देना, सभी दोस्तों तक शेयर कर देना। जितने आपके व्हाट्सएप ग्रुप है आपके अंदर, उन्हें ज़रूर शेयर करना। तो मैं डेली इसी तरह का आपको प्रश्न देता रहूँगा। कल का जो रहेगा, अगला नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, वो इतिहास का 2021 में जो सारे प्रश्न जो पूछा हुआ है, मैं उसका सेट कर रहा हूँ। तो चलिए, 2021 में जो भी प्रश्न पूछा है इतिहास का, उसका लेकर आए फ्रेंड्स। तो चलिए, पहला प्रश्न हो गया आपका। आइए, दूसरा कहता है इंडिका किसकी रचना है। इंडिका किसकी रचना है तो बताएंगे। इंडिका किन के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन दिया गया चाणक्य, मेगास्थनीज, हर्षवर्धन या कालिदास। यस, इज राइट आंसर आपका इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया था। इज राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहोत्री के नाम से जाना जाता है। तो किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहोत्री कहते हैं। ऑप्शन दिया गया समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो इज राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी समुद्रगुप्त इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे। अर्थात गुप्त काल के जो हस्ती सेना होते थे उन्हें क्या कहते थे। ऑप्शन दिया गया है आपका महासंधि विधि ग्राहिक, महा महास्वापति, महापीलुपति या महालाधिकृत। तो आंसर इज हो जाएगा आपका सी। इज राइट आंसर हो जाएगा। महापीलुपति के नाम से गुप्त काल के हस्ती सेना के प्रधान को कहते थे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। कौन महिला संत थी। निम्न में से कौन महिला संत। ऑप्शन मीरा, अंडाल, क्राइकल, इनमें से सभी। तो इज राइट आंसर इनमें से सभी महिला संत कौन थी। तो अंडाल, मीराबाई और क्राइकल सभी महिला संत थी। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों, जितने आपके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप है, उन्हें ज़रूर शेयर करेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। धम्म की शुरुआत किसने की थी। धम्म की शुरुआत किसने की। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक या कनिष्क। फ्रेंड्स, यहाँ पूछा है धम्म की शुरुआत राजा अशोक ने किया था, यानी धम्म महापात्रों की नियुक्ति राजा अशोक के द्वारा। इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है चंद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपियन शासक से की जाती है। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपियन से की जाती है।
ऑप्शन दिया गया हिटलर से, नेपोलियन से, बिस्मार्क से या मुसोलिनी से। तो समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से का तुलना किया जाता है। इज राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार प्रश्न है। आइए, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कुणाल। इज राइट आंसर आपका ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? यानी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? इज राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बताएंगे, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, श्रवणबेलगोला, उज्जैनी। सो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी वह श्रवणबेलगोला में हुआ था। कमेंट में आप इसका आंसर बताएंगे कि श्रवणबेलगोला किस राज्य में है? श्रवणबेलगोला किस राज्य में? कमेंट में जरूर बताएगा तुम लोग। यस, चलिए एक फ्रेंड्स आप लोग सारे कमेंट में इसका आंसर देंगे और आपके अंदर जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसे वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? तो देखिए यहाँ पे पूछा है चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था, यानी किस धर्म को माना था। ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य से पूछा है। ऑप्शन दिया है बौद्ध धर्म से था, जैन धर्म से था या शैव धर्म से था या वैष्णव धर्म से था। तो इज राइट आंसर आपका चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म से था। इज राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? देखिए मैंने सारे आपको ऑफलाइन क्लास में ये दिया हूँ और इसी से एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन दिया गया है अशोक, कुणाल, संप्रति, बृहदर्थ। इज राइट आंसर मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदर्थ था और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य में ही अशोक भी मौर्य वंश का ही राजा था। लेकिन आंसर आपका अंतिम पूछा है तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, डी इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदर्थ। नेक्स्ट आइए फ्रेंड्स, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता था? मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन होता था? तो बताएंगे, ऑप्शन दिया गया कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पन्य अध्यक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ये प्रश्न आया है। इज राइट आंसर आपका सी, पन्य अध्यक्ष जो होता था, पन्य अध्यक्ष होता था, वह मौर्य वंश में टकसाल का काम, टकसाल का मतलब होता है मुद्रा, मुद्रा का देख रेख छापना, ये सब किसका काम था? टकसाल विभाग का, जिसका पन्य अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट आइए, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? बताएंगे मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इज ऑप्शन दिया गया है आपका विदिशा, दिल्ली, पाटलिपुत्र, राजगीर। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार, मैंने इसको आपको ऑफलाइन क्लास में दिया हूँ। तो बताओ विदिशा, दिल्ली, पाटलिपुत्र। इज राइट आंसर आपका सी इज राइट, पाटलिपुत्र। एक चीज और कमेंट में बताना तुम लोग, कमेंट में बताना कि मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। बताना कि पाटलिपुत्र किन किन नदियों के संगम पर था। बहुत इंपॉर्टेंट और ये हर बार एग्जाम में पूछा हुआ है, हर एग्जाम में, हर चीज़ का, आपका 12th का ही नहीं, हर एग्जाम में। तो बताना कमेंट में जरूर, इसको कमेंट कर देना। 14 में हम देख लेंगे, आप सॉरी 13 में हम इसको देख लेंगे। जो कमेंट करेगा, रिप्लाई करेगा, मैं उसे रिप्लाई दूंगा। चलिए नेक्स्ट आइए, मौर्यकालीन कलिंग राज की राजधानी कहाँ थी? मतलब मौर्य काल में कलिंग राज कहाँ स्थित है? यानी मौर्य काल में कलिंग कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा। याद रखना है, मौर्यकालीन यानी सिंपल से इतना घुमाने की क्वेश्चन जरूर नहीं था। कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा उड़ीसा राज्य में स्थित था। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? मौर्य प्रशासन में समाहर्ता किन्हें कहा जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार प्रश्न है। मौर्य काल में समाहर्ता किसे कहा जाता था? ऑप्शन दिया गया है केंद्रीय मंत्री, राजकीय कर संग्रह अधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, अंतःपुर का रक्षक। इज राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। राजकीय कर संग्रह अधिकारी को मौर्य प्रशासन में समाहर्ता के नाम से जाना जाता था। आइए 16वां, मौर्य काल में ब्रहदेह क्या थे? मौर्य काल में ब्रहदेह क्या थे? तो इज राइट आंसर आपका हो जाएगा भूमि अनुदान का अधिकारी थे। कौन? मौर्य काल में ब्रहदेह। मौर्य काल में एक ऑप्शन है धन
पशुधन, धन दान यानी भूमिदान, कृषि। तो इज राइट आंसर आपका हम बताएं कि मौर्य काल में ब्रहदेव क्या थे। तो इज राइट आंसर आपका हो गया सी, भूमि अनुदान यानी भूमिदान थे। आइए, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था। मानो अशोक ने किस व्यक्तिगत धर्म को अपनाया था। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार प्रश्न है। व्यक्तिगत धर्म जो था इसका बौद्ध धर्म था, याद रखना है। इन्होंने बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा माना। अपने पुत्र को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लीजिए, आपका वही क्वेश्चन आ गया। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश भेजा। तो इसका भी जस्ट हमने चर्चा किया है, श्रीलंका। इज राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। अशोक किस वंश का शासक था। जस्ट इससे पहले मैंने अभी चर्चा किया था कि राजा अशोक जो था और मौर्य वंश का राजा था। इज राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। मतलब अशोक कौन से बौद्ध भिक्षुक थे, उन्हीं के प्रभाव में आकर राजा अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। और कौन सा बौद्ध भिक्षुक थे, तो इसका राइट आंसर आपका उपगुप्त, याद रखना, उपगुप्त के प्रभाव में आकर राजा अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि आपको इसको PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सारे बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो भी वीडियो पुराना नहीं देखोगे पीछे वाला, उसे देख लीजिएगा, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आइए, राजगीर की नर वधू का नाम क्या था। राजगिरी की जो नर वधू थी उसका नाम था सालवती नाम था। इज राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। राजगीर की नर वधू को सालवती कहते थे। किसने लिखा। वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा संपन्न है। मतलब किसने लिखा था कि वास्तविक सुकर्म वह है जिसने प्रजा सुखी तथा संपन्न है। किसने बोला था। मेगास्थनी, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या कौटिल्य। किसने, जल्दी से बताएंगे 22 का आंसर। यस, बहुत ही शानदार आंसर, कौटिल्य ने। इज राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कौटिल्य जी ने बोले थे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी। जस्ट अभी हमने भी चर्चा किया। कलिंग उड़ीसा राज्य में, याद रखना है। तो ऑप्शन दिया है तक्षशिला है राजधानी, उज्जैनी है, तोसली है या पाटलिपुत्र। इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, 23 का आंसर सी यानी पाटलिपुत्र इसकी, तोसली इसकी राजधानी, कलिंग की राजधानी तोसली है। आइए क्वेश्चन नंबर 24। आर्यभट्ट कहाँ का मूलवासी थे। आर्यभट्ट कहाँ का रहने वाले थे। ऑप्शन दिया गया मालवा के, कश्मीर, तक्षशिला, पटना। तो आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे। तो इज राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। फ्रेंड्स, यानी कि पटना के रहने वाले थे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 जो कहता है कि द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है ताम्रपाषाण नगर, कांस्य युग नगर, लौह युग नगर या इनमें से कोई नहीं। बताएं फ्रेंड्स, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को किस नाम से जाना गया। तो इज राइट आंसर आपका 25 का हो जाएगा ओ हो जाएगा सी। इज राइट आंसर आपका सी यानी लौह युगीन के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन नंबर 26 का ये कहता है भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है। भारत का सबसे प्राचीन ज्ञात अभिलेख का नाम बताएं। फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया गया सारनाथ का अभिलेख, गिरनार का अभिलेख, बोगाजकोई का अभिलेख या मथुरा का अभिलेख। भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा था। तो इज राइट आंसर आपका 26 का हो जाएगा। फ्रेंड्स, वो हो जाएगा बोगाजकोई। इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। ऑप्शन दिया गया सिकंदर, फिलिप, सेल्यूकस निकेटर, डेमेट्रियस। कहता है मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। तो मेगास्थनीज को किसने भेजा था। तो इज राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स सी, सेल्यूकस निकेटर के रूप में वहाँ से भेजा था, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में। क्वेश्चन नंबर 28 से कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में
में मिलता है। कलिंग युद्ध का वर्णन जो है फ्रेंड्स वह 13वें अभिलेख यानी 13वें शिलालेख में मिलता है। इज राइट आंसर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चंद्रगुप्त द्वितीय, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय कहने का मतलब विक्रमादित्य के नाम से उसे जाना जाता था। इज राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। उसी समय फाहियान भारत चीन देश से आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपको पूछता है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर करना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 30 का। मेगास्थनीज किस जस्ट अभी हमने चर्चा किया था मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया, इससे पहले भी हमने किया था। तो मेगास्थनीज जो आया था भारत वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका था देखिए, यहाँ पे चीनी यात्री फाहियान पूछा था, वह था विक्रमादित्य के शासन में, लेकिन यहाँ पे आया है मेगास्थनीज जो भारत आया था मेगास्थनीज वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है प्रयाग अभिलेख, एरन अभिलेख, मेहरौली अभिलेख या मथुरा अभिलेख। फ्रेंड्स बहुत सा प्रश्न है, लगभग 70 प्रश्न हमने लेकर आया है, तो सभी को फास्ट जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताएंगे। किस अभिलेख में सती प्रथा? तो इज राइट आंसर आपका 31 का हो जाएगा वी, एरन अभिलेख इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो फ्रेंड्स याद नहीं है वो कॉपी कलम में ले करके नोट्स कर लेंगे आप लोग, ठीक है। आइए, बाणभट्ट की रचना कंदावरी में किस शासन काल का वर्णन मिलता है? जो बाणभट्ट की रचना कंदावरी ने किया, बाणभट्ट ने रचना जो किया वो कंदावरी की रचना किया, वो किस राजा के शासनकाल की हमें इतिहास की जानकारी देता है? तो वो हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में कंदावरी लिखा गया था। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं, गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू की गई थी? फ्रेंड्स गुप्त संवत कब और किसके द्वारा? ऑप्शन दिया गया है घटोत्कच, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम। तो इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि गुप्त संवत का शुरुआत जो हुआ था 319 से 20 के समय हुआ था, यानी इज राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स आपको वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को बार बार मैं कह रहा हूँ कि शेयर और लाइक जरूर कर देंगे। पंचतंत्र, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पंचतंत्र की रचना किसने की थी फ्रेंड्स? तो पंचतंत्र के बताएंगे आर्यभट्ट, ब्राह्मणिहिर, कालिदास, विष्णु शर्मा। फ्रेंड्स मैं इसी तरह के फ्रेंड्स जितना भी अभी दे रहा हूँ वो सारे एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने किया था। इज राइट आंसर आपका डी यानी डॉग हो जाएगा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है अशोक ने किया था, समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने या कुमारगुप्त ने। तो फ्रेंड्स नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस काल को स्वर्ण काल कहा गया? ऑप्शन दिया गया मौर्य काल को, गुप्त काल को, मुगल काल को, अंग्रेज काल को। तो सोने जैसा काल को कहा गया, वह कहा गया था गुप्त काल को। इज राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है? फ्रेंड्स आपको अर्थशास्त्र देता है मनुस्मृति के अनुसार पूछ देगा कि मनुस्मृति के अनुसार या महाभारत के अनुसार या भीष्म पितामह के अनुसार विवाह कितने? तो इज राइट आंसर आपका 8 बताना ही है। सी इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला है अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी फ्रेंड्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार प्रश्न है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी में, 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व में या 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। तो बताएंगे अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी इज राइट आंसर। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य कौटिल्य के द्वारा किया गया था, जो उस समय चाणक्य या कौटिल्य विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे
देखिए यहाँ पे कौन सा विदेशी यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया था, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही शानदार। फायान, हेनसोंग, हर्षवर्धन या कुमारगुप्त। तो इज राइट आंसर, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था वो हेनसोंग, इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस गुप्त शासक को उसके सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया? फ्रेंड्स बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे कि किस शासक को समुद्र, आंसर हमने बता दिया कि किस गुप्त शासक को सिक्के पर, अगर कहे सिक्का पर बीना बजाते हुए चित्र एक दिखाया गया था। जो सिक्के होते हैं हम लोग का ऐसे, तो ये जो बीना होती है उस पर इस राजा का चित्र बनाया गया था बजाते हुए। यहाँ राजा थी और चित्र बजा रहा था। तो समुद्रगुप्त इज राइट आंसर हो गया। फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर 41, उत्तर पश्चिम भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेख में लिपि का प्रयोग किया गया। मतलब उत्तर पश्चिम से जो प्राप्त हुआ है अभिलेख, वो राजा अभिलेख की जो लिपि मिला वो किस लिपि में लिखा गया? फ्रेंड्स बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। ऑप्शन दिया गया खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि, ब्राह्मणी लिपि या इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स उत्तर भारत में जो मिली थी वो खरोष्टी लिपि में लिखी हुई मिली थी, जो यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर 42, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक मिल चुके हैं? फ्रेंड्स राजा अशोक के कुल अभिलेख ऐसे हैं 14, लेकिन अभी तक की बता दो तो मैं जानूँ तुम लोग को। राजा अशोक के अभी तक कुल अभिलेख खुदाई के पश्चात 44 मिल चुके हैं। फ्रेंड्स बहुत ही वीवीआई सही बच्चे जानते हैं कि 14 ही अभिलेख था। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजा अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ तक प्रचलित हुआ? कहा था राजा अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ तक किया गया था? फ्रेंड्स बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो अशोक द्वारा प्रचार जो किया गया था वह श्रीलंका तक किया गया था। इज राइट आंसर आपका सी। जो क्वेश्चन घुमाया हुआ है सिर्फ अगला बार पूछे थे कि राजा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बताए थे आपको कि राजा अशोक ने अपनी पुत्री को कहाँ बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, तो बताए थे। जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? देखिए राजवैद्य जो जीवक थे वो शिक्षा ग्रहण कहाँ से? तक्षशिला से, राजगीर से, पाटलिपुत्र या वैशाली से। बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। तो इज राइट आंसर आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। इज राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए सबसे ज़्यादा पूछता ही है, आपसे कहेगा कि जीवक का संबंध किस वंश से? सबसे ज़्यादा बताइए, आप कमेंट में बताएंगे कि जीवक का संबंध किस वंश से है, तो इज राइट आंसर आपका हर्यक वंश हो जाएगा। याद रखना बहुत ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। जीवक कहाँ का रहने वाला थे? आप बताएंगे जीवक जो हैं वो राजवंश जीवक वो बिंबिसार के दरबार राजगीर में रहते थे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जीवक की ख्याति किस रूप में थी? जीवक किस रूप में विख्यात थे? तो बताएंगे व्यापारी में, प्रशासनिक में, वैद्य में या बौद्ध भिक्षुक के रूप में। तो देखिए यहाँ पे राजवैद्य जो जीवक थे तो जीवक वैद्य के रूप में प्रचलित थे, अर्थात सी इज राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिला में अवस्थित है? आंग की राजधानी चंपा है। फ्रेंड्स तो बताएं कि आंग राज्य जो है आज बिहार के कहाँ स्थित है? बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। तो इज राइट आंसर आपका भागलपुर इज डी। जो अंग राज्य की राजधानी चंपा और ये आज भागलपुर में स्थित है। बिंबिसार का संबंध किस वंश से? बिंबिसार का संबंध किस वंश से? जस्ट अभी हमने चर्चा किया था, बिंबिसार का संबंध अभी जस्ट हमने बताया। नेक्स्ट इससे पहले क्वेश्चन जो राजवंश जीवक के बारे में बताए थे, इन्हीं के दरबार में रहे थे, हर्यक वंश से संबंधित हैं बिंबिसार। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जरासंध का संबंध किस वंश से है? जरासंध का संबंध किस वंश से है? ऑप्शन हर्यक वंश, बृहदर्थ वंश, नंद वंश या मौर्य वंश। तो इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका वी इज राइट आंसर। जरासंध का संबंध वो है बृहदर्थ से, क्योंकि बृहदर्थ जरासंध का ही पिता था, जो राजगीर में इसका राजगीर का अखाड़ा है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट आते हैं 50वां क्वेश्चन, तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मगध में, अंग में, गंधार में या मल राज्य में। बताएंगे इसका 50 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आज ही गंधार में स्थित है, यानी तक्षशिला पाकिस्तान क्षेत्र में चला गया है। सेलुकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राज्य दिया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। यहाँ सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? फ्रेंड्स बहुत ही शानदार। तो बताएंगे अशोक से किया था
या बिंबिसार से किया था, चंद्रगुप्त मौर्य से किया था या कनिष्क से? तो इज राइट आंसर सेल्यूकस निकेटर कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। इज राइट आंसर सी हो जाएगा, जो 500 हाथी उपहार में भी दिया था फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य ने। धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? देखिए यहाँ पे धर्म विजय मतलब राजा अशोक ने जब युद्ध जीता तो किस शिलालेख में इसका जिक्र किया गया फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कलिंग युद्ध का वर्णन जो है 13वें शिलालेख में किया गया है। इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट है, कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास किसके दरबार में रहते थे फ्रेंड्स? तो इज राइट आंसर आपका हो जाएगा कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कनिष्क। जल्दी से बताएंगे कि कालिदास किसके समकालीन थे? इज राइट आंसर आपका बी चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। अर्थात यहाँ पे लिखा हुआ विक्रमादित्य इन्हीं को कहा जाता था, है ना, याद रखना विक्रमादित्य के नाम से ऐसे प्रचलित हैं। तो कालिदास विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। भारत का नेपोलियन किससे कहा गया? तो समुद्रगुप्त को। देखिए यहाँ पे जस्ट अभी हमने चर्चा किया था। नेक्स्ट आइए, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? मगध की सबसे प्राचीन वंश की राजधानी कौन है? तो बताएंगे, ऑप्शन दिया गया है पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली, गया। तो इज राइट आंसर आपका राजगिरी, इज राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा। मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन है? मगध का सबसे प्राचीन वंश का नाम बताएं। और 56 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिया गया नंदवंश, मौर्यवंश, हर्यक वंश या शिशुनाग वंश। प्राचीन का मतलब होता है सबसे पुराना फ्रेंड्स, सबसे पहली बार मगध पर जो आया फ्रेंड्स, शानदार शानदार, इज राइट आंसर हर्यक वंश, हर्यक वंश सबसे शानदार। लेकिन इससे पहले अगर ऑप्शन रहता तो बृहदर्थ वंश इससे पहले था, लेकिन ज़्यादातर यही देता है। लेकिन मगध का सबसे प्राचीन वंश बृहदर्थ वंश याद रखना है, लेकिन यहाँ पे बृहदर्थ वंश ऑप्शन नहीं है, ज़्यादा यही देता है फ्रेंड्स। पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को कौन सा राजा ने अपनी पहला राजधानी बनाया? तो बताएंगे, ऑप्शन दिया बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, महापद्मनंद। तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम जो राजधानी बनाया था, राइट आंसर उदयन, यही पाटलिपुत्र के संस्थापक थे फ्रेंड्स, याद रखना है। बहुत ही शानदार। कमेंट में तुम लोग बताना श्रीनगर के संस्थापक कौन है? श्रीनगर के संस्थापक कौन है, आप लोग कॉमेंट में बताना। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया? लीजिए, बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन, मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं। गंगा, सोन, पुनपुन या इनमें से सभी? या शानदार, वेरी गुड, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, इसको लिख लेना एग्जाम में आता है, कोई भी एग्जाम हो। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 59, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है? सबसे ताकतवर महाजनपद का नाम बताएं। तो ऑप्शन दिया गया काशी, वैशाली, मगध या कौशल। सो फ्रेंड्स, सबसे ताकतवर 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली मगध था, इज राइट आंसर। एक कमेंट में आप लोग बताएंगे कि महाजनपद कितने थे फ्रेंड्स, महाजनपद कितने थे, जल्दी से बताएंगे, कमेंट में बताएंगे जी। आइए 60 बंगाल की खाड़ी में अवस्थित हैं, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित हैं गुजरात, बंगाल की खाड़ी में कौन है? तो गुजरात, केरल, बंगाल या महाराष्ट्र में, है ना। अच्छा, क्या क्वेश्चन कर रहा है? बंगाल की खाड़ी में अवस्थित हैं, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, है ना। बंगाल की खाड़ी में अवस्थित कौन है? तो गुजरात है, केरल है, बंगाल है या महाराष्ट्र है। तो इज राइट आंसर आपका सी, इज राइट आंसर हो जाएगा। आप नक्शा से देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त आज का क्लास रहा है आप लोग को। तो चलिए आप लोग सारे दोस्त देखिए, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है ए वाला, तो देखिए यहाँ पे गुजरात तो ए हो गया, महाराष्ट्र तो ए हो गया, केरल तो ए हो गया। तो इज राइट आंसर आपका बंगाल हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 61, इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? कालिदास, सूरदास, हरिसेन या रवि कीर्ति। तो इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति के लेखक, देखिए यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति भी दे देता है। तो इज राइट आंसर आपका हरिसेन, इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 61 का सी आंसर हो जाएगा। चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किए थे? ऑप्शन दिया गया है
नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय या विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदयपुरी विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तक्षशिला। जो चाणक्य जो थे वह तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किए थे, जो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु और प्रधानमंत्री थे। आइए क्वेश्चन नंबर 63। प्राचीन भारत में उदयपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? प्राचीन भारत में उदयपुरी कहाँ है? ऑप्शन दिया गया है मगध में, गंधार में, अंग में या पंचाल में। तो उदयपुरी विश्वविद्यालय फ्रेंड्स आपका ए हो जाएगा, मगध साम्राज्य में स्थित है। आइए शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? शक संवत की शुरुआत देखिए फ्रेंड्स बहुत ही शानदार। तो इसका शक संवत की शुरुआत राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। इज राइट आंसर आपका बी हो जाएगा फ्रेंड्स। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु का नाम क्या है? तो विश्व में सबसे पहली बार किस धातु की खोज हुई थी? तो इज राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि चांदी। इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स 70 प्रश्न हमने लाया। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो को शेयर एंड सभी दोस्तों तक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना। आइए क्वेश्चन नंबर 66 की बात करेंगे। भारत की सबसे प्राचीन लिपि का नाम बताएंगे। सबसे प्राचीन लिपि कौन था? ऑप्शन दिया गया अरमाइक, ब्राह्मणी, प्राकृतिक या पाली। तो भारत की सबसे पहली प्राचीन लिपि का नाम था ब्राह्मणी, सबसे पहली बार आया था। इज राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कुछ इसमें आपको नया सीखने को मिला होगा। वीडियो कमेंट जरूर बताएंगे कैसा लगा। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त वंश के शासक से है? फ्रेंड्स बहुत ही शानदार। अभी जस्ट हमने बताया कि इसका लेखक हरिसेन थे। तो बताएंगे इसका कौन होगा? प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है? तो इज राइट आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त से संबंधित है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर 68। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाया? बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है अशोक ने नहीं, कनिष्क ने नहीं, रुद्रदामन या स्कंदगुप्त। यस फ्रेंड्स, यानी रुद्रदामन ने स्वयं अपने खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत कराया था। फ्रेंड्स सेकेंड लास्ट प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन है? तो इससे पहले शायद ये क्वेश्चन आया हुआ है। इंडिका के लेखक फ्रेंड्स आपका मेगा अस्थनीज है। तो आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। वीडियो को शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? जस्ट हमने अभी चर्चा कर चुका था। तो इस तरह से आप वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।